नमस्कार आप सभी को। मैं प्रसून सिंह, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार सचिवालय, पुनः आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सीजीएल का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, और कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, किस बुक से पूछा गया है, किसको आपको फॉलो करना है, इस पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने जीके के प्रश्न पर डिस्कशन किया था, और उसका जो भी क्वेश्चन रिमेनिंग बच गया है उसका आज हम डिस्कशन करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जीके का जो भी क्वेश्चन है वो इस वीडियो में समाप्त हो पाए। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो साइंस का क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अभी सीजीएल 1 का जो भी ये क्वेश्चन है वो सीजीएल 1 में पूछा गया है, राइट। तो इसको आप अपने बुक में या फिर गाइड में या नोट्स में देखते चले कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, और इसी हिसाब से आप आगे तैयारी करें, इससे संबंधित टॉपिक को आप देखें, ठीक है ना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन तो मैंने डिस्कस किया था कि महात्मा गांधी के दर्शन शास्त्र से संबंधित है नीति निर्देशक तत्वों में। तो ये ग्राम पंचायत था जिसका जिक्र अनुच्छेद 40 में किया गया। हम लिखेंगे कम, बोलेंगे ज़्यादा, आप सुनिए गौर से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो सीजीएल फर्स्ट में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये स्टैटिक जीके टाइप का क्वेश्चन है, उस समय करंट अफेयर का भी ये क्वेश्चन हो सकता है रहा हो। निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे पहले इच्छा मृत्यु को वैध बनाया था? तो ये नीदरलैंड बनाया था, ठीक है ना। इसको आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलंबो से अल्मोड़ा का व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? पहला ऑप्शन वीर सावरकर, दूसरा एनी बेसेंट, तीसरा रामकृष्ण परमहंस, और चौथा स्वामी विवेकानंद। तो कोलंबो से अल्मोड़ा जो है ये स्वामी विवेकानंद के अनुभव पे आधारित है। केवल आपको यही नहीं पढ़ना है, अगर विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का जिक्र आ रहा है तो इनका एक बार आप ब्रीफ इतिहास देख लें, है ना। जैसे कि इनका जन्म कब हुआ? 1863 ईस्वी में, ठीक है ना। पहले इनका नाम नरेंद्र दत्त था, बाद में इनको स्वामी विवेकानंद के उपाधि से नवाजा गया, ठीक है ना। तो 1863 में इनका जन्म हुआ। 1897 में ये रामकृष्ण मिशन का स्थापना किए थे, ठीक है ना। और 1902 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई कलकत्ता के बेलूर मठ में, राइट। तो इतना फैक्ट आप यहाँ से याद रख सकते हैं। आप खुद भी ये पढ़ने का कोशिश करें। जब भी आप सेट लगाएं तो जो भी आपको ऑप्शन मिलता है वहाँ से क्या क्या पॉइंट बन सकता है, इसको आप रिवीजन करते हुए ही आगे बढ़े। वर्तमान समय रटने वाला नहीं है, राइट। वीर सावरकर का देखिए, वीर सावरकर से क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। इनके नाम पे जो अंडमान निकोबार है वहाँ की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पहला चीज़ आप याद रखें। दूसरा, अभिनव भारत सोसाइटी और फ्री इंडिया सोसाइटी का स्थापना वीर सावरकर के द्वारा ही किया गया था। अन्य भी बहुत सारी फैक्ट इनसे जुड़ी हुई है, राइट। एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट के बारे में आप सबसे इम्पोर्टेंट ये याद रखें कि 1917 में जो कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, ठीक है ना। साथ ही साथ थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी जुड़ी हुई थी ये, और दूसरी अध्यक्ष भी वहाँ पे बनी थी, राइट। तो इस तरह से आप पढ़ें और आगे बढ़ें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज प्रयास है मेरा कि सीजीएल फर्स्ट का जीके का क्वेश्चन कवर हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह से, काफ़ी इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके सीजीएल 4 के लिए भी रहेगा, राइट। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किसे एक मित्र ने धोखा दिया जिससे अंग्रेज ने पकड़कर मार डाला? राइट। ऑप्शन है नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान और तात्या टोपे। तो इसका सही आंसर जो है वो तात्या टोपे है। आइए एक बार हम इस पर देख लें कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, या फिर इससे और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। देखिए, हमें मान कर चलते हैं कि आप पहले से पढ़े हुए हैं, राइट। रिवीजन के लिए हम लुसेंट आपको रिकमेंड करते हैं, क्योंकि बहुत पतली बुक है और रिवीजन करना इससे सहूलियत रहता है, राइट। तो देखिए यहाँ पे 1857 की क्रांति के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, खास करके इस पे इतिहासकार का क्या मत रहा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे डिजरायली, इन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा कि किस इतिहासकार ने कहा कि 1857 की जो क्रांति थी वो एक राष्ट्रीय विद्रोह थी, तो ये डिजरायली के द्वारा कहा गया। इसी तरह से यहाँ पे जो भी फैक्ट दिया है, टी.आर. होम्स, बर्बरता और सभ्यता के बीच ये युद्ध थी, ये इनका वक्तव्य था, राइट। इसी तरह से यहाँ पे 1857 की क्रांति के अंतर्गत जो भी महान शख्सियत हुए
उनका आप निश्चित रूप से नाम याद रखें। जैसे लखनऊ में 1857 का नेतृत्व भारतीय के तरफ से किसके द्वारा किया गया, तो ये बेगम हजरत महल, राइट। इसका दमन किसने किया, तो कैंपबेल। इस तरह से आप याद रखें। विरोध करने वाला, विद्रोह का दमन करने वाला यहाँ पे दिया गया है। और भारतीय नायक कौन है, इसको आप निश्चित रूप से याद रखें। जगदीशपुर, तो खैर बहुत बार पूछा गया है, बाबू कुंवर सिंह के द्वारा यहाँ पे नेतृत्व किया गया। और इसका दमन विलियम टेलर एवं बिसेंट आयर के द्वारा किया गया था। इसी तरह से फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला, राइट। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया। इस विद्रोह को दबाया किसने यहाँ पे, तो सर ह्यूरोज के द्वारा इसको दबाया गया था। तो इतना फैक्ट आप इससे याद रखें। जो भी लिस्ट यहाँ पे दिया गया है उसको आप पढ़ लें, राइट। तात्या टोपे, देखिए यहाँ पे जिक्र है, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो BSc CGL 1 में जो पूछा गया है वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता का संबंध है, ऑप्शन है कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग और लौह पाषाण युग। तो हड़प्पा सभ्यता का जो संबंध है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो संबंध है वो कांस्य युग से है, राइट। हड़प्पा सभ्यता को आप एक बार जहाँ से भी पढ़े हैं उसको जस्ट निकाल के आप रिवीजन कर लीजिए, इम्पोर्टेंट फैक्ट, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है ज़्यादा डिस्कशन करने पे। चीन और भारत के बीच की सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा है, ये भी CGL फर्स्ट में, सारा क्वेश्चन CGL फर्स्ट का ही है, राइट। मैंने इसको टाइप करके इस रूप में लाया है। ऑप्शन देखिए, रेडक्लिफ रेखा, मैकमोहन डुरंड रेखा और स्ट्रैटफोर्ड लाइन। तो भारत और चीन के बीच जो रेखा है वो मैकमोहन रेखा है, राइट। इसी तरह से रेडक्लिफ। आइए एक बार हम इसका लिस्ट देख लेते हैं, लुसेंट में ही दिया गया है। कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो अन्य फैक्ट आप निश्चित साथ में ही पढ़ लें, ठीक है ना। देखिए मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच है, रेडक्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच है, हिंडनबर्ग रेखा ये जर्मन और पोलैंड के बीच है, 38 डिग्री समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच, 49 डिग्री समानांतर रेखा ये है US और कनाडा के बीच, राइट। मैनरहिम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच, डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। तो इस लिस्ट को आप निश्चित रूप से देख लें, ये आपके लुसेंट में विविध के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए, नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो आप 2-3 कोशिश कीजिए जो आपको याद हो उसको जो है हम लिखें और उसके हिसाब से ऑप्शन को छांट लें। तो यहाँ पे याद क्या है, देखिए बांग्लादेश का स्थापना कब हुआ था, तो 26 मार्च 1971 को, ठीक है ना। सिक्किम का स्थापना कब हुआ था, 22वां राज्य कब बना, आपको पता होगा कि भारत के 36वां संविधान भारतीय संविधान के 36वां संशोधन के द्वारा इसको बनाया गया था 1975 में, ठीक है ना। तो सही कालक्रम बोल रहा है 71 के बाद 75 यानी। और पोखरण परीक्षण भी आपको याद होगा संभवतः, पोखरण परीक्षण कब हुआ था, तो ये हुआ था 1974 में, राइट। लाफिंग बुद्धा इसका कोड था या फिर इस अभियान का नाम था, राइट। तो देखिए 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल चुका है, 1971, 74 और 75, यानी डी के बाद सी आएगा। देखिए डी के बाद सी कहाँ है, डी के बाद सी एक यहाँ है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बचा एक, ये इसका करेक्ट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये भी इतिहास का क्वेश्चन है, इतिहास में प्राचीन इतिहास का। चीनी तीर्थयात्री वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो इसका आप ट्रिक से याद रखें, ह से वेन, ह से हर्षवर्धन, राइट। हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत का दौरा किए थे, चीनी यात्री थे। अब हर्षवर्धन है तो निश्चित रूप से आप पुष्यभूति या वर्धन वंश आप देख लें, आपको पता होगा कि 6ठी शताब्दी में पुष्यभूति या वर्धन वंश जो है उत्तर भारत पे शासन किया, राइट। इसकी राजधानी कहाँ थी, तो कन्नौज थी। बाणभट्ट को भी आप यहाँ से याद रखेंगे, जो कि हर्ष के दरबारी कवि थे और इनके द्वारा हर्ष चरित्र नामक पुस्तक लिखा गया था। इसी तरह से आप चंद्रगुप्त के बारे में भी देखें, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखें और अशोक के बारे में देखें। आइए आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है वो किसके द्वारा किया गया था, तो आपको पता होगा
कि ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। राइट, कब किया गया था ये? तो ये किया गया था 5 जून 1974 को इंदिरा गांधी के खिलाफ, ठीक है ना। साथ ही साथ आप ये भी याद रखेंगे कि जयप्रकाश नारायण को 1999 में भारत रत्न से नवाजा गया था मरणोपरांत। आइए आगे बढ़ते हैं। द विंग्स ऑफ फायर काफ़ी चर्चित पुस्तक है ये, के लेखक कौन है? इसके लेखक जो है वो APJ अब्दुल कलाम है। साथ ही साथ इसको लिखने में एक लेखक के द्वारा भी सहायता किया गया था, उनका नाम है अरुण तिवारी। अरुण तिवारी, ठीक है ना। 1999 में पुस्तक प्रकाशित हुई थी। राइट, साथ ही साथ APJ अब्दुल कलाम की अगर बात हो रही है तो निश्चित रूप से आप याद रखें कि ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे 2002 से 7 तक, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जो भी क्रांति है, श्वेत क्रांति हो गया, रजत क्रांति है, स्वर्ण क्रांति है, हरित क्रांति है, इस सब के जनक, और इसका तिथि आप याद रखें। तिथि ना भी याद रखेंगे तो चलेगा, लेकिन जनक निश्चित रूप से आप याद रखें। श्वेत क्रांति यहाँ पे पूछा गया तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया था 1970 ईस्वी में, ठीक है ना, 1970 ईस्वी में। साथ ही साथ आप ये भी याद रखें कि दुग्ध अनुसंधान केंद्र जो है वो करनाल में है, और दुग्ध दिवस 22 नवंबर को मनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ही भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो ये डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। राइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? सबको पता होगा, आम है। राइट, इसके साथ ही आप ये याद रखें कि आम भारत के साथ साथ पाकिस्तान और फिलीपींस का भी ये राष्ट्रीय फल है। साथ ही साथ बांग्लादेश का ये राष्ट्रीय वृक्ष भी है, ठीक है ना। ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंट कहाँ स्थित है? जो भी इंस्टीट्यूट है लुसेंट में, उसका भी लिस्ट दिया गया है, वो भी आप देख लें। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? एक और क्वेश्चन खेल से पूछा गया था, शब्द से ही। ये नेक्स्ट प्रश्न है, तो ये टेनिस से संबंधित है। आइए एक बार देख लें कि कहाँ से प्रश्न पूछा गया। सॉरी, हाँ टेनिस से ही, हाँ ठीक है, टेनिस से संबंधित है। एक बार देख लें हम। देखिए यहाँ पे दिया गया है इम्पोर्टेंट शब्दावली टेनिस के अंतर्गत, ठीक है ना। सैम, ड्यूस, लव, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो लुसेंट में जो भी खेल अलग अलग दिया गया है उससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट, इम्पोर्टेंट पुरस्कार और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट शब्दावली आप निश्चित रूप से देख लें। राइट, पूछ दिया जाएगा आपसे ड्यूस शब्द किससे संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। स्टेनो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वृंदावन उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये मैसूर में है। नेक्स्ट प्रश्न है भूमध्य रेखा से संबंधित भूगोल का प्रश्न है। निम्नलिखित समूहों में से किस एक से भूमध्य रेखा गुजरती है? ऑप्शन देखिए आप, 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया 2 है। देखिए इस तरह का प्रश्न आपको जब भी मिले तो आप एक बार मैप खोलें और देखें कि भूमध्य रेखा कहाँ से गुजर रही है, ठीक है ना, किस किस देश से गुजर रही है। आपको पता होगा कि भूमध्य रेखा 3 महाद्वीप से गुजरती है। प्रथम दक्षिण अमेरिका, दूसरा अफ्रीका और तीसरा एशिया। राइट, और इस क्रम में ये कुल 13 देश को कवर करती है, ठीक है ना। तो इसका लिस्ट आप निश्चित देख लें, एक बार हम भी आपको दिखा दे रहे हैं। साथ ही साथ कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है और मकर रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है भी आपको याद रखना है। आइए एक बार हम लिस्ट देख लें। देखिए मैंने विकिपीडिया से लिया है, चूँकि मेरे पास बुक अभी नहीं है। यहाँ पे 13 देश से गुजरती है। कौन कौन सा देश है? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ये 3 देश जो है वो दक्षिण अमेरिका का है, ठीक है ना। नेक्स्ट है अफ्रीका का साओ टोमे और प्रिंसेस, गैबोन, कांगो, गणराज्य
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, ये सब अफ्रीका का देश है। उसके बाद एशिया का देखिए मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती, 3 एशियाई देश है जहाँ से रेखा गुजरती है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो ज्योग्राफी का ही है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी के तट पर स्थित है? राइट, आइए एक बार हम देख लें इसको। देखिए लुसेंट में ये चार्ट बना के दिया गया है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसका लिस्ट आप निश्चित रूप से देख लें, जो भी बांध है और किस नदी पे है, कौन सा राज्य इससे लाभान्वित होता है, इसका लिस्ट आप निश्चित रूप से देख लें। जैसे भाखड़ा नांगल पूछा गया था, तो देखिए सतलज नदी पे बनाया गया है। साथ ही साथ इससे लाभान्वित राज्य जो है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। इसी तरह से ब्यास परियोजना ब्यास नदी पे है, दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पे है, हीराकुंड परियोजना महानदी पे है। राइट, यहाँ पे सारी लिस्ट दी गई है। मयूराक्षी परियोजना नागार्जुन सागर हो गया आपका, ये कृष्णा नदी पे है। कोसी परियोजना कोसी नदी पे है। फरक्का परियोजना इम्पोर्टेंट है, गंगा भागीरथी पे पश्चिम बंगाल में। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पे है, गुजरात में। उसके बाद इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पे इम्पोर्टेंट है, राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा में पानी पहुंचता है इसे। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे गुजरात में। ट्रिक के माध्यम से भी आप यूट्यूब से देख के इसको याद कर सकते हैं, यह भी इम्पोर्टेंट है। पोचपादम परियोजना, एक मिनट, गोदावरी नदी पे कर्नाटक में। मालप्रभा नदी कर्नाटक में। मालप्रभा गोदावरी की सहायक नदी है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो इतिहास का है। कल्हन द्वारा लिखित राज तरंगिणी है, तो पता होगा आपको, इसमें कश्मीर का इतिहास जो है दर्शाया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रयास है मेरा कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? काफ़ी चर्चित ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। साथ ही साथ अब अन्य समाज जो भी यहाँ पे दिया गया है उसका स्थापना वर्ष आप एक बार देखें आप अपने नोट से। राइट, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी आपका ज्योग्राफी का ही है। सतलज नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? ये तो भारत है। जो भी नदी है उसका उद्गम स्थान किस नदी में वो मिलती है, किसकी सहायक नदी है, खास करके जो प्रमुख नदी है उसका लिस्ट आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। आइए एक बार हम इसका लिस्ट देख लेते हैं। देखिए लुसेंट बुक का ही ये लिस्ट मैंने लिया है ज्योग्राफी के अंतर्गत, पेज नंबर 97 पे सतलज नदी यहाँ पे दिया गया है। देखिए आप, मानसरोवर झील के पास से निकलती है। राक्षस ताल या राकस ताल झील है। राइट, सतलज नदी यहाँ से निकलती है। इसकी लंबाई जो है वो 1500 किलोमीटर है। इसी तरह से जो भी नदी है यहाँ पे, हालांकि इसको आप मैप से पढ़ने का कोशिश करें एक बार। ज्योग्राफी में जो भी प्रश्न है उसको मैप से आप एक बार देखें। सिंधु नदी हो गया, सिंधु नदी तंत्र की जो भी नदियाँ हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। राइट, इसका लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। यमुना नदी बंदरपुर से निकलती है। इलाहाबाद में ये गंगा से मिल जाती है। ठीक है ना। तो नदी वाला जो भी चैप्टर है उसको एक बार आप निश्चित रूप से मैप से पढ़ें। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री का है। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो ये 1911 में, आपको पता होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में पहली बार इसको गाया गया था। साथ ही साथ यहाँ से आप भी फैक्ट याद रखें कि भारतीय संविधान के द्वारा इसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन अधिनायक जय है, ये आपको पता होगा। और इसका जो गायन अवधि है वो 52 सेकेंड है। ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उस राज्य का नाम बताइए जिसके पास सर्वाधिक केंद्रीय रेल मंत्री को भेजने का श्रेय है। तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार से संबंधित है इसलिए पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन को आप प्रयास करें, अगर ऑप्शन में बिहार हो तो वहीं लगाने का। इसका आंसर बिहार है। एग्जाम्पल के लिए याद रखें आप, जगजीवन राम, सुभग सिंह, ललित नारायण मिश्रा, केदारनाथ पांडे, नीतीश कुमार एवं लालू प्रसाद यादव बिहार से रेल मंत्री के रूप में काम किए हैं। राइट, इसके अलावा आप याद रखें कि भारतीय रेलवे बोर्ड का स्थापना जो है 1905 में किया गया था। राइट,
आइए आगे बढ़ते हैं। एक ये क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन टेनिस खिलाड़ी है। तो ये क्वेश्चन कराने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि आप खेल तथा खिलाड़ी का नाम याद रखें। राइट, करंट अफेयर के अंतर्गत जो भी खिलाड़ी हैं, जैसे नीरज चोपड़ा, इनका संबंध निशानेबाजी से है, भाला फेंक से है। मनु भाकर निशानेबाजी से है। तो इस तरह का जो भी लिस्ट है करंट अफेयर में, उसको आप याद रखें। इसका जो आंसर है वो ग्रेग जोन्स है। राइट, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो ज्योग्राफी का है। संध्या एवं रात्रि के आकाश में निम्नलिखित में से सबसे चमकीला आकाशीय पिंड कौन सा है। तो ये शुक्र है। राइट, अब जो ज्योग्राफी में ग्रह का टॉपिक दिया गया है, जो भी आप नोट्स पढ़ते हैं वहाँ पे इसको खोल के आप देखें। शुक्र से अन्य फैक्ट आप याद रख सकते हैं कि इसे सांझ का तारा एवं भोर का तारा भी कहा जाता है। राइट, साथ ही साथ पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, सबसे गर्म ग्रह है ये। उसके बाद साथ ही अन्य ग्रह जो है उसके विपरीत ये अपने अक्ष पे दक्षिणावर्ती घूमती है। राइट, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो इतिहास का है। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब अपनाया था। तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राइट, साथ ही साथ आप यह भी याद रखें कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है उसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वो 3:2 है। ठीक है ना। साथ ही साथ भारतीय ध्वज संहिता 2002 का है, ये भी आप याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो श्री HR भारद्वाज कहाँ के राज्यपाल हैं। तो उस समय करंट अफेयर के तहत पूछा गया होगा। आप इससे याद रखें, वर्तमान में जो भी राज्य के राज्यपाल हैं उसका लिस्ट आप निश्चित रूप से करंट अफेयर स्पीडी से देख के याद कर लेंगे। तो जीके का क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे सारा कवर हो गया है। प्रयास था मेरा कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। नेक्स्ट वीडियो में हम साइंस का जो CGL 1 में क्वेश्चन पूछा गया है उसको देखेंगे, फिर CGL 2 पे आएंगे हम लोग। ठीक है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।